नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी की पूरी एनडीए क्यों तेजस्वी यादव और महागठबंधन से इतनी डरती है, इसकी दो तस्वीरें, दो वीडियोस मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी। एक कल की है और एक आज की है। मैं चाहूंगी स्क्रीन पर सबसे पहले वो वीडियो लेकर आए। ये वीडियो है आज की और ये वीडियो है कल की। ये आप गाड़ी में तेजस्वी यादव को देखिए और तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में है, बाहर निकले हुए हैं। और आप क्रेज देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर जो जनता है वो उनसे जुड़ी हुई है। ये शासन प्रशासन के जरिए लाई गई भीड़ नहीं है, क्योंकि वो तो उनके हाथ में है ही नहीं। वहां तो डबल इंजन की सरकार है, वो शासन और प्रशासन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर आई जाए। लेकिन जो युवाओं में तेजस्वी का क्रेज है, राहुल गांधी का क्रेज है, वो देखते ही बनता है। अभी राहुल गांधी चुनावी मैदान में उस तरह से रैली करने के लिए नहीं उतरे हैं, लेकिन तेजस्वी की रैलियां हैं और तेजस्वी की इन रैलियों में आप भीड़ देख लीजिए। और जिस तरह का रिस्पॉन्स है, एक एक सवाल के जवाब में जिस तरह से सामने जो भीड़ है वो जवाब देती है, वो रिस्पॉन्स कर रही है, उसको आप ये देखिए। कल मैंने मोदी जी की भी जो रैली है उसको भी मैंने देखा था। बहुत ही उबाऊ, बहुत ही एक तरह से कहें कि उसमें बोझल लोग थे। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती लाए गए हैं। जो रिस्पॉन्ड था वो भी बिल्कुल उसी तरह का था। जबरदस्ती दिन के टाइम पर उनसे टॉर्च जलवाई जा रही थी। उन्हें ये कहा जा रहा था कि देखिए डेटा कितना सस्ता हो गया है। और रील को भी एक तरह से युवाओं से जोड़कर ये बताया जा रहा था कि रील बनाना कितना आसान और किस तरह से उन्होंने उसके लिए जो मौके हैं वो पैदा किए हैं। लेकिन फिलहाल ये भीड़ देखिए और इसी भीड़ से कैसे शाह जो है वो डर गए हैं, उसकी वानगी मैं आपको दिखाने जा रही हूं। क्योंकि आज अमित शाह की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार रैलियां थी और इसी तरीके से तेजस्वी यादव की भी कई रैलियां। तेजस्वी यादव की खगड़िया में रैली थी और अमित शाह की भी खगड़िया में रैली थी। लेकिन अमित शाह की रैली हो रही है और तेजस्वी यादव की रैली को रद्द कर दिया गया है हेलीपैड का बहाना बनाकर। अब आप ये सोचिए कि आगे भी कई ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां विपक्ष के नेताओं की और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनकी एक साथ रैलियां हो सकती हैं। तो क्या ऐसे ही बहाना बनाकर आगे भी उनकी रैलियों को इसी तरह से रोका जाएगा? क्या उनको आगे जगह नहीं दी जा सकती थी? क्या वक्त को आगे पीछे नहीं किया जा सकता था? लेकिन सीधे तौर पर उनकी खगड़िया की रैली को हेलीपैड का बहाना बनाकर तेजस्वी यादव की उसे रद्द कर दिया गया है। आपको ये पता ही है कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। इसका आरोप तो विपक्ष लगातार लगाता ही रहा है। एजेंसीज का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, एजेंसीज किस तरह से सक्रिय हो गई हैं, वो तो आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि किस तरह से अब रैलियां करने पर भी पाबंदी लग रही है। ये वो सरकार है जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, जो 20 साल से सत्ता में है बिहार में और 12 साल से है केंद्र की सत्ता में। वो एक युवा से डर गई है। सुनिए आप तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। तो तानाशाही है ये और तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। और इसको लेकर लगातार जो है वो गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और डर भी सीधे तौर पर दिख रहा है। डर तो कई चीजों से दिख रहा है, लेकिन मैं राहुल गांधी की बात यहां पर करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने आज सरकार को आईना दिखा दिया है। आपको ये पता ही है कि छठ का पर्व जो है वो आज से शुरू हो गया है नहाए खाए के साथ। और उसके साथ ही जो अलग अलग जगहों से जो लोग हैं, अलग अलग राज्यों में जो हैं, जो पलायन करके नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव लगातार करते रहे हैं, राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं, वो ट्रेनों में कैसे इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह, मवेशियों की तरह ठुस कर किस तरह से जा रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा, त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन लालसा
अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सफर कर रहे हैं, यानी कि 200% से ज्यादा तक। लोग दरवाजों और छतों पर लटके हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बद से बदतर होते जा रहे हैं? क्योंकि दावा किया गया था कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई हैं। क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालत में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षा और सम्मानजनक हो, ये अधिकार है, कोई एहसान नहीं है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बिल्कुल इसी तरह से ही अपनी जो बातें हैं उनको रखा है। और लगातार राहुल गांधी तो तेजस्वी यादव तो ये कह ही रहे हैं कि हर घर वो नौकरी पहुंचाएंगे। कि पहले ही एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और अब उन्होंने नारे को बदला है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपको किस में फंसाया जा रहा है? आपको घुसपैठियों में फंसाया जा रहा है, आपको हिंदू मुसलमान में फंसाया जा रहा है। और कल से एक नया नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है, जिसको लेकर आप चिराग पासवान भी सक्रिय हुए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता मुसलमान मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और तब जो आरजेडी है उसने इसका विरोध किया था, उन्होंने अपनी कुर्सी तक गंवा दी थी। और अब वो कह रहे हैं कि देखिए अब वो मुख्यमंत्री भी मुसलमान नहीं बनाना चाहते हैं, आपको सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा गया है। ये कहना है चिराग पासवान का। चिराग पासवान से ये पूछा जाना चाहिए कि 29 उनको सीटें मिली हैं, उन 29 में से उन्होंने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं? सिर्फ एक। तो पहले तो वो अपने अंदर झांकें और ये बताएं कि क्या वाकई में उन्होंने सम्मानजनक सीटें मुसलमानों को दी हैं। क्योंकि एक 2 दिन से नया नैरेटिव जो है वो शुरू किया गया है। इसमें कुछ बातें जायज भी हैं, लेकिन किसके मुंह से आ रही हैं ये बड़ा सवाल है। ये वो लोग हैं जो राइट विंग हैं, ये वो लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, ये वो लोग हैं जो बीजेपी के नेता हैं। वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। उनसे ये पूछा जाए कि बीजेपी में आखिर कितने एमपी मुसलमान हैं, बीजेपी ने कितने विधायक के लिए टिकट दिया है अभी आने वाले बिहार में, या इसके अलावा उनके अलग अलग राज्यों में कितने मुसलमान विधायक हैं। तो वो अपने अंदर खुद झांक कर देखें। तो हिंदू मुसलमान अगर बिहार में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 17% से ज्यादा लगभग 18% मुस्लिम वोट बैंक है, जो कि एकमुश्त एकजुट होकर कहीं ना कहीं मंथन की तरफ जा रहा है, तो अब उनको भी इसको लेकर खलबली है और मुसलमान वोटों के अंदर वो दरार पैदा करना चाहते हैं। हालांकि कृष्णा अल्लावरू की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें, कृष्णा अल्लावरू ने तो सीधे तौर पर कहा है कि एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान हो सकता है या होगा, और तेजस्वी यादव भी कुछ उसी तरह के ही हिंट देते हुए नजर आते हैं कि अभी 2 चीजों की बात हुई है, आगे अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है, सरकार बनने दीजिए। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने इसके अलावा जो सरकार जो कल नरेंद्र मोदी बिहार में थे और क्या कुछ उन्होंने कहा है, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, वो भी आप जरा सुन लीजिए। आप लोग पहले से भ्रष्टाचार में घिरे हुए क्या बनाएंगे? देखिए ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं, और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए, क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों के तादाद में, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोग को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। ये इनका प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा, तो कोई फलदायी नहीं है, केवल नकारात्मक बात, नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग है। कोई मतलब है क्या?
ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से ये लोग जांचें कर रहा है। जब चुनाव आता तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कितने अपराध जो है चरम सीमा पर है। टॉप 2 स्टेट क्राइम में यूपी और बिहार है। इस पे कुछ नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का हो गया, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनके मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, FIR दर्ज नहीं होता, इसके बारे में चू तक नहीं करते। तेजस्वी जी, एक सवाल है सर, अल्पसंख्यकों को क्या डिप्टी सीएम का पोस्ट मिलेगा, ये सवाल कर रही है, साथ रखते हैं। आप एक बात समझ जाइए। अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। अब अति पिछड़ों से ये चिढ़ने लगे, नाराज होने लगे। हम लोगों की क्या घोषणा है कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी सीएम होंगे। जो लोगों की बातें आ रही हैं उन सब की चिंताओं को दूर हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, समय आने दीजिए, सबका हिसाब जो है वो किया जाएगा। हिसाब का मतलब पॉजिटिव सेंस में उनका कहना है कि सबको हिस्सेदारी मिलेगी, ये तेजस्वी यादव का कहना है। डायरेक्टली वो मुसलमान नाम का शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपको याद होगा कि मोदी जी जब थे बिहार में, रैली को संबोधित कर रहे थे तो जंगल राज की बहुत याद दिला रहे थे। और उन्हीं की रैली में क्या हुआ है ये आप देखिए। उन्हीं की रैली में महिलाओं को वहां पर लूटा गया है। पीएम मोदी की जनसभा हुई, कई महिलाओं की ज्वेलरी जो है वो वहां से गायब हो गई। रोती हुई महिलाएं जो है वहां से निकली और बोली कि शिकायत के बाद जो है पुलिस ने उन्हें भगा दिया, झूठ बोलने का आरोप उनके ऊपर लगाया। इसको लेकर आरजेडी ने ट्वीट किया, ट्वीट करके लिखा कि मोदी शाह की गुजराती जोड़ी जो है वो अस्वस्थ मुख्यमंत्री के चलते बिहार में महा जंगल राज स्थापित कर बिहार को बर्बाद करना चाहती है। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि रैली में ही मोदी जी की, जहां वो इस तरह की बातें कर रहे थे, जहां उन महिलाओं को बुलाया गया था, वहीं पर भी उनका एक तरह से फैक्ट चेक हो गया और ऑन द स्पॉट फैक्ट चेक हो गया। और उनको पता चल गया कि जिस जंगल राज की वो 20 साल पहले की याद दिला रहे हैं, वो महा जंगल राज तो उनकी रैली में ही देखने के लिए मिल गया। यही वजह है कि देखिए, सिर्फ लफाजी का एक पुलिंदा है। लगातार कल की रैली देखें या अमित शाह जो बातें कर रहे हैं, शहाबुद्दीन की वो याद दिला रहे हैं आपको, वो घुसपैठियों की याद दिला रहे हैं, वो जंगल राज की याद दिला रहे हैं, वो आपको टॉर्च जलाकर कह रहे हैं कि लालटेन की क्या जरूरत है। लेकिन वही बातें, लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो बात करना चाहते हैं कि रोजगार उन्हें कब मिलेगा, महंगाई से कब निपटारा मिलेगा, उन्हें जो ये महाजंगल राज है उससे कब उनको निपटारा मिलेगा, कब फैक्ट्रियां लगेंगी, कब उनके पास रोजगार आएगा, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई रोड मैप उनके पास नहीं है। चलिए आज इसी की हम बात करेंगे कि कैसे मोदी शाह जो हैं वो दरअसल डर गए हैं और इसीलिए रैली रद्द कर दी है, और कैसे राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आईना उनको दिखा दिया है। और ये नर्वसनेस जो है वो साफ तौर पर उनकी रैलियों में, उनके भाषणों में झलकती हुई नजर आ रही है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज करें। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बिहार से ही आते हैं सिद्धार्थ जी। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, वो भी बिहार से आते हैं। ओंकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत ओंकारेश्वर जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि इतना डर गए हैं अमित शाह की, खगड़िया में उनकी रैली थी और तेजस्वी यादव की रैली थी, तो हेलीपैड का बहाना बनाकर उनकी रैली को रद्द कर दिया गया। और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो ओसामा को नहीं जिता सकते, घुसपैठियों की वो बात कर रहे हैं, और जो भी बातें की जा रही हैं, महाजंगल राज, जंगल राज की जो बात की जा रही है, उस सबकी तो खुद पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्या आपको नहीं लग रहा ये सीधे तौर पर डर दिखा रहा है? क्योंकि कल की मैंने वीडियो देखी और जो मैंने अभी दर्शकों को भी दिखाई, जो तेजस्वी यादव की रैली में जो भीड़, और आज की भी रैली में न सिर्फ भीड़, बल्कि भीड़ का जो रिस्पॉन्स है उनकी हर बात पर, वो अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, चुनाव में लोग कुछ का कुछ बोलते ही हैं, लेकिन अभी बिहारी भाषा में कहें तो आएं बाएं साएं बोला जा रहा है।
कोई लटक झटक वाला गीत गा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कह रहा है कि बिहार में विदेशिया को रोक देंगे, बाढ़ नहीं होने देंगे, बाढ़ को रोक दे रहे। 20 साल से आप क्या कह रहे थे? 20 साल से विदेशिया कितना निकाल दिए, अचानक जो है वो धारा 370 भी वहां याद आ रहा है, कुछ भी, क्योंकि आपके पास मुद्दे हैं नहीं। और जंगल राज याद दिला रहे हैं, तो जंगल राज याद दिलाने से पहले गृह मंत्रालय के एनसीआरबी की रिपोर्ट देख ली जाए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 50 से 60% जो है वहां क्राइम रेट बढ़ा है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट करीब 150% और दलितों के खिलाफ 200% रेट बढ़े हैं। करप्शन के मामले देख लीजिए तो बिहार जो है, हम उसी स्टेट से आते हैं, पर दुर्भाग्य है जिस करप्शन से छुटकारा देने के लिए बदलाव हुआ और लालू की जगह नीतीश को लाया गया, सुशासन बाबू उनको कहा गया, उनके सृजन घोटाले 1000 करोड़ का हुआ था, आज तक उसमें जो है फाइनल रिपोर्ट नहीं हुई। क्या हुआ है? अभी तक चल ही रहा है। क्यों चल रहा है भाई? उसको खत्म किया जाना चाहिए। स्पीडी ट्रायल जो नीतीश कुमार ने शुरू किया था, वो स्पीडी ट्रायल स्लो होके और कहां पहुंच गया है कि जहां 50-60 लाख केसेस थे, अब वो 1 करोड़ 60 लाख के आसपास केसेस पेंडिंग हो गए हैं। तो ये जो सिनेरियो बदल रहा है करप्शन के मामले में, बिहार जो है राजस्थान के बाद दूसरे नंबर का स्टेट है। लैंड उस पे ये आप बात करते हैं रेलवे और तमाम घोटालों की बात, ये कोई नहीं कहता कि बिहार ने बहुत सारे रेल मंत्री दिए, जगजीवन राम से लेके नीतीश कुमार तक रेल मंत्री रहे, रामविलास पासवान भी मंत्री रहे, कई लोग, लेकिन रेलवे को अगर शुद्ध मुनाफा हुआ था 81,000 करोड़ का, तो वो लालू यादव के जमाने में हुआ था। ये क्रेडिट कोई नहीं देना चाहता। क्या इसलिए कि वो पिछड़ा समाज से आते हैं? क्या वो उस समाज से आते हैं इसलिए आप उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते? तो ये जो नैरेटिव्स है वो सब फेल हो चुका है, इसीलिए कुछ का कुछ कह रहे हैं। बिहार में जो फ्रीबीज दिया गया है वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जो है फ्रीबीज, और ये उस पार्टी ने दिया है जो इस फ्रीबीज के खिलाफ रही है कि नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए। बिहार में आपने 125 यूनिट बिजली मुफ्त की। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मुफ्त है बिजली भाई? हमें भी छूट मिलनी चाहिए, सभी प्रदेशों को मिलनी चाहिए। दिल्ली में चूंकि अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था तो आपने जारी रखा है, बिहार में आपने नए सिरे से किया। बिजली का रेट ही कम होना चाहिए, इस 125 यूनिट मुफ्त क्यों? किसी से भी आप क्यों लेंगे? तो उसमें जो उस रेट जो हाई हो रहा है उसको कम नहीं किया जा रहा है। तो चाहे करप्शन का मसला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे कोई डेवलपमेंट का मसला हो, डेवलपमेंट के मसले पे हम तो तुलना दूसरे राज्यों से, बड़े राज्यों से करते हैं ना। बीजेपी रूल्ड जो अदर स्टेट्स हैं, जो गुजरात मॉडल स्टेट है, वो गुजरात मॉडल ऑफ स्टेट का आपने डेवलपमेंट का क्यों नहीं बनाया बिहार में? वहां गिफ्ट सिटी क्यों नहीं बनाई? वहां आपने सेमीकंडक्टर या ऐसे बड़े प्लांट क्यों नहीं लगवाए? जो उस कुछ जो रेलवे के पहले लग गए या पुराने उस समय बरौनी थर्मल पावर स्टेशन वगैरह लगा, वो सब उसके बाद नहीं। यहां तक कि शुगर मिल जो बंद पड़े हैं उसको खोलने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हम इसी शुगर मिल का चाय पिएंगे। कहां फिर से शुरू हुआ? तो इन सब मुद्दों पे अगर आप देखेंगे तो बिहार, और इससे सबसे इतर और सबसे बड़ा जो वोट चोरी का आरोप लगा है, उससे बिहार सहमा हुआ है, बिहार घबराया हुआ है। वो एक तरफा ये सोच रहा है कि अगर बिहार में ऐसा होता है तो वो बिहारी लोग गरीब होते हैं, वैसे ही परेशान है। ट्रेनों में आप देख रहे हैं, वो उन गरीबों को आपने कोविड के समय भी देख लिया कि हजार हजार किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुंचे, किसी ने उनकी वो नहीं ली। वो और आज आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, कुछ उनको मिलना जाना है नहीं। इसलिए ये जो फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, ये जो सारे के सारे कदम उठाए हैं बीजेपी एनडीए ने, वो येन केन प्रकारेण जीतने का है। तब भी मुझे लगता है कि आज देखिए 6 जिलों में भाजपा अपना कैंडिडेट नहीं रख पाई, तो 6 जिलों से तो अखबार लिख रहे हैं, न्यूज 18 जैसे साइट्स लिख रहे हैं जो सरकार समर्थक माने जाते हैं कि वो भाजपा मुक्त पहले ही हो गई। अगर अगर बागियों की बात की जाए तो 24 बागियों से तो पहले आप जेडीयू से ही मुकाबला कर लीजिए। पहले तो भाजपा जेडीयू के बीच में ही मुकाबला है। आपने कहा कि मुसलमान चेहरा क्यों नहीं दिया, चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए कि क्यों नहीं दिया। तो हे प्रभु बताइए कि भाजपा ने कौन सा मुसलमान चेहरा दिया है चुनाव के लिए? या शहनवाज हुसैन है क्या उनको मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में? क्या वो खराब चेहरा है?
नेशनल लेवल पे मिनिस्टर रह चुके हैं, लीडर हैं एक, तो पार्टी में भीतर लोग हैं। और इससे अलग अब क्या हो रहा है, बिहार की मुस्लिम महिलाओं को समझाने के लिए वाराणसी से मुस्लिम महिलाएं आएंगी कि साहब उत्तर प्रदेश में बड़ा बढ़िया हाल है। तो ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी भी नेता के पास इस समय कहने को कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव के पास ये है कि उनके परिवार ने अगर उनके ऊपर आरोप लगा तो मुकदमे भी जेल भी झेला है, और अभी भी आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप अगर लगाना है तो आप वहां से शुरू कीजिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मसले पर क्या हुआ, इसके अलावा केंद्र सरकार व्यापम घोटाले पे क्या हुआ, असम के एलओसी स्कैंडल पर क्या हुआ, अभी हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जितने चार्जेस बीजेपी ने लगाए थे उनका क्या हुआ, अजीत पवार पर हुए घोटाले सब कैसे क्लीन हो गए, शारदा घोटाला कैसे क्लीन हो गया, तब आप कहेंगे कि हाँ ये घोटाले की बात है। और जहां तक करप्शन का है, करीब 100 से ज्यादा पुल पिछले 20 सालों में बह गए हैं बिहार में। ये क्या एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है, आप स्वयं बताएं। उसमें करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए उसमें लगे हुए थे, वो अगर बह गए तो वो गया, फिर दोबारा बनाने का पैसा। ये करप्शन नहीं है तो क्या है, मनरेगा में करप्शन है, बाकी सारी चीजों में डिपार्टमेंटल वाइज। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 70,000 करोड़ का हमें यूसी नहीं मिला, यूजर सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो ये कहना कि क्लीन है, ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है, थोड़े सुधार के लिए थोड़े मामूली की पर्टिकुलर चीज में हो गया है, भाई दलितों के खिलाफ अगर इतना दोगुना से ज्यादा वो होने लगा, महिलाओं के खिलाफ होने लगा, तो हम कैसे मान लें कि आपने लॉ एंड ऑर्डर में सुधार कर लिया है। किसी भी प्रकार के अन्य क्राइम हो रहे हैं तो कैसे, हेट स्पीच और हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो कहां से सुधार हो गया। इसलिए रूलिंग एनडीए के पास इस वक्त कहने को कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि नीतीश बाबू ने बहुत अच्छा शासन दिया, अगर बहुत अच्छा शासन दिया तो नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री का चेहरा आपने क्यों नहीं बनाया है। ये क्लियर कट क्यों नहीं कहते हैं कि नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, अगले चुनाव में भी, इसके बाद भी वही बनेंगे। ये कमिटमेंट बीजेपी नहीं कह रही है, करीब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बनाएंगे ये कमिटमेंट नहीं है। तो इन सारी बातों को देखते हुए लगता है, और आप उस पे जो है वो चाहे वो कम्युनल कलर देना चाहें, कुछ और कलर देना चाहें, योगी आदित्यनाथ वहां उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हम हलाल सर्टिफिकेट नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे। तो किसने मना किया है, भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख के कहिए कि कॉमर्स मिनिस्ट्री जो हलाल सर्टिफिकेशन का लाइसेंस देती है पहले वो रद्द कर दे। आप कह रहे हैं विदेशिया है, बहुत सारे हैं, तो उनकी लिस्ट निकाल दीजिए कि आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, उसमें इतने घुसपैठिए निकाले, 20 साल में कितने निकाले, इसकी भी सूची जारी कर दीजिए। तो बीजेपी के पास, एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता इसी बात को लेकर आशंकित है कि अगर राहुल गांधी का वोट चोरी का मसला बिहार में भी दोहराया गया तो फिर तो इसका इलाज कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा में भी लोग जो है खिलाफ थे, पार्टी जीत गई। एक रात पहले मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब हो गया, सब हो गया, कल हम जीत रहे हैं। कैसे कह रहे हैं भाई, मतदान वोटों की काउंटिंग कल होनी है, एक रात पहले आपको पता चल जाता है कि आप जीत गए हैं। तो ये इस मुकाम पे वहां का चुनाव है कि जनता क्या चाह रही है और सिस्टम को किस तरह से हाईजैक करने की। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है, अब देखना है कि इसके बीच में कैसे ये चुनाव निकलता है। जी बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और तथ्यों पर आधारित बातें कही। एक तरह से सरकार की यहाँ पर आपने कलई खोली है साफ तौर पर, और ये दिख भी रहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है कथनी और करनी में कितना फर्क है वो इस सरकार का हमेशा से रहा ही है। सिद्धार्थ जी, तेजस्वी यादव की रैली रद्द करना क्या दिखाता है? उन्होंने कहा है तानाशाही है, तो ये तानाशाही क्या हमें थ्रू आउट पूरे चुनाव के दौरान नजर आएगी? क्या इतनी डरी हुई है सरकार? ये एसआईआर डबल इंजन की सरकार है, शासन प्रशासन उनका है, एजेंसीज उनके साथ हैं, ये तो विपक्ष कहता ही रहा है कि उनकी कठपुतली बनकर वो काम कर रही हैं, चुनाव आयोग उनकी कठपुतली बनकर जो है वो काम कर रहा है। तो सवाल ये है, सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप इतने डरे हुए हैं कि आप रैली रद्द करा रहे हैं। दूसरी बात, आप हिंदू मुसलमान नहीं करवा रहे हैं तो मुसलमानों को आप बांटना चाहते हैं, और जिस तरह से अभी कहा यहाँ पर ओमकारेश्वर जी ने कि बनारस से मुसलमान महिलाएं जो है वहां जाएंगी, आपको इतनी फिक्र कब से हो गई? ये फिक्र नहीं, बल्कि आपको उनका वोट नहीं चाहिए, उनके वोट को बांटना है, और आप वो 18% से डर रहे हैं, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। जी सबसे पहले तो जिस जगह पर
सत्ता दल की रैली हो, वहीं पर अगर विपक्ष के किसी नेता की रैली हो और उसको इन्होंने कैंसिल करवा दिया, उसको रद्द करवा दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा भय अंदर से दिखाता है। बिहारी में कहा जाए तो नर्वसा गए हैं, बीजेपी नर्वसा गई है, क्योंकि आखिर कोई रैली हो जाती, दिक्कत क्या होता, आपकी भी रैली होती, उनकी भी रैली होती। लेकिन अगर आप रैली को रुकवा रहे हैं अपने तंत्र का इस्तेमाल करके, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से अंदर से भयभीत हैं, आप डरे हुए हैं, आपको पता है कि आपकी रैली से ज्यादा वहां पर लोग आने वाले हैं। और वो जब कंपैरिजन होगा, वो जब तुलनात्मक अध्ययन एक ही जगह पर खगड़िया में रैली होगी, एक ही दिन होगी, अगर दो रैलियों में एक में 5,000 की भीड़ दिखी, दूसरे में 50,000 की भीड़ दिखी, तो वहीं पर आप पहले दिन ही, पहले इनिंग्स में ही आप मैच हार जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में भाजपा की तरफ से काफी भय दिखाता है, नर्वसनेस दिखाता है, कि वो एक तरह से उसको पता है कि इस चुनाव में शायद उसके पक्ष में ये हवा नहीं जा रही है। दूसरा, भाजपा बहुत मैं बारीकी से सुन रहा था कि भाजपा के जो स्टार कैंपेनर हैं, चाहे वो प्रधान जी हों, चाहे गृह मंत्री हों, जो बीजेपी से संबंधित है, मैं भाजपा के स्टार कैंपेनर्स की बात कर रहा हूं, वो किस तरह की भाषा, किस तरह का नरेटिव, किस तरह का प्रवचन, किस तरह का उपदेश जनता को दे रहे हैं, वो देख के बड़ा दिलचस्प लगा। दिलचस्प इसीलिए लगा क्योंकि अब ये मोटा मोटी लग रहा है कि ये बार बार जनता के सामने जंगल राज का हवाला देंगे कि देखो, अगर महागठबंधन आता है या टीम इंडिया आती है तो जंगल राज आ जाएगा। तो चलिए एक घड़ी के लिए सोच देख लेते हैं कि जंगल राज का मतलब क्या। जंगल राज का सीधा मतलब होता है कि जहां पर कोई कानून नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी को आप जंगल राज कहते हैं। तो चलिए ठीक है, ये जंगल राज हो सकता है। जिस तरह से भाजपा कह रही है कि इससे पहले जिनकी सरकार थी वहां पर जंगल राज था, तो इसका मतलब आप तो भाजपा कहती है कि उसका चाल चरित्र चेहरा अलग है, तो उसके राज में तो ये जंगल राज नहीं हो जाना चाहिए था, उसके राज में तो ये राम राज में परिवर्तित हो जाना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं पिछले 5 साल में बिहार में राम राज्य किस तरह का है, क्योंकि यहाँ पर तो भाजपा का राज है, चाल चरित्र चेहरा उनका अच्छा है, तो राम राज है। तो 2020 में बिहार में 1 लाख जनसंख्या पर 56 महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, आज वो 66 महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं। मतलब पिछले 5 साल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा। ये डेटा कोई डीबी लाइव का डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का डेटा है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो मोदी सरकार की एक इकाई है। दूसरा, दलितों के ऊपर 5 साल पहले जिस समय भाजपा की ही सरकार थी बिहार में, उस समय 1 लाख जनसंख्या पर 25 दलितों के ऊपर अपराध होते थे, आज वो 26 दलितों के ऊपर हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य समाज का मतलब क्या होता है, वहां पर धीरे धीरे अपराध दर कम होने लगता है। जहां पर अपराध दर कम होता है उसको आप सभ्य समाज बोलते हैं, जहां पर अपराध दर ज्यादा होता है उसको आप जंगल राज बोलते हैं। तीसरा, बच्चों के ऊपर जो अपराध होते हैं, ये सबसे खतरनाक है। बच्चों के ऊपर अपराध 2020 में 5 साल पहले 1 लाख बच्चों के ऊपर 28 बच्चों के ऊपर अपराध बिहार में होते थे, आज वो 40 हो गए हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार से जंगल राज गया नहीं है, बिहार में रामराज आया नहीं है, बिहार में महाजंगल राज आ गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। दूसरी बात, ये कहते नहीं अघा रहे हैं और इन्होंने बहुत सोच समझ के इस बार का जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव के तारीख हैं, इन सबको छठ के आसपास रखा, क्योंकि छठ के समय काफी सारे बिहार के लोग, बिहारी लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, वो वापस आ जाते हैं। इन्होंने ये कहते नहीं अगाते कि हमने 12,000 ट्रेनें लगा दी। बहुत अच्छी बात है भाई, 12,000 ट्रेनें लगा दी, चलिए मान लेते हैं कि 12,000 ट्रेनें आपने लगाई और 12,000 ट्रेनें चली भी। तो एक ट्रेन में, एक बोगी में 72 लोग बैठते हैं, 20-21 बोगी की ट्रेन होती है, तो आप अगर सीधा सीधा हिसाब लगाइए तो एक ट्रेन में 1,500 लोग घूमते हैं। एक ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो 1,500 लोग बैठते हैं। आपने 12,000 ट्रेनें लगाई, इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं कि बिहार से 1,80,00,000 मतलब करीब करीब 2 करोड़ लोग, बिहार के लोग पलायन कर चुके हैं। वो पलायन करके वापस आ चुके हैं, या मोदी सरकार खुद मान रही है। जब आप कह रहे हैं कि हम 12,000 ट्रेनें चला रहे हैं, इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं कि 2 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर गए। अब बिहार में पिछले 20 साल से किसकी सरकार है भाई? आपकी सरकार है। जब आपकी सरकार है और आपका राम राज्य है, तो वहां से पलायन कैसे हो गया? आपको 12,000 ट्रेनें क्यों चलानी पड़ी? अब तो यह दिख रहा है कि उन ट्रेनों में भी दुगनी भीड़ है। दुगनी भीड़ इसीलिए है क्योंकि, फिर मैं उन्हीं का डाटा बताता हूं। नीतीश कुमार ने पिछले साल, 1 साल पहले बिहार में एक कास्ट सर्वे करवाया था, जातिगत जनगणना करवाई थी। उसके अनुसार बिहार से करीब करीब 2.25 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं, 2.25 करोड़ लोग। तो अब मुझे बताइए, जिस सरकार के पास खुद अपना डाटा है
कि 2.25 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं, उनके लिए तो आपको 12,000 के बदले 18,000 ट्रेनें डालनी थी। आपने तो 12,000 ट्रेनें डाली, आपके पास डेटा था कि ज्यादा लोग हैं, आपने कम ट्रेनें डाली, इसीलिए ट्रेनों में भीड़ आ रही है, क्योंकि आपका खुद का डेटा बता रहा है कि करीब करीब 2.25 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं, और आपने केवल व्यवस्था की 2.25 करोड़ लोगों को 2.25 करोड़ लोगों को ट्रेन में आने की। तो 1 करोड़ जो आपके डेटा के अनुसार अधिक लोग पलायन कर गए हैं, वो भी तो उसी ट्रेन में चढ़ेंगे जिस ट्रेन को आपने चलाया है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ट्रेनों में भीड़ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में पलायन भी बहुत बड़ा विषय है। बिहार की पलायन की स्थिति यह है कि 18%, मतलब 100 में से 18 व्यक्ति पलायन कर चुका है, खास करके युवा। और इसकी तुलना आप अगर तमिलनाडु से कीजिए तो तमिलनाडु से पलायन केवल 4% है। तो तमिलनाडु में 100 में से केवल 4 आदमी तमिलनाडु छोड़ के बाहर जाता है कमाने के लिए, लेकिन बिहार में 100 में से 18 आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए। और पिछले 20 साल से अगर आपकी सरकार वहां पर चल रही है और आपकी सरकार में अगर पलायन हो रहा है, इसका मतलब आप खुद बोल रहे हैं कि मेरी सरकार सबसे पहले तो पलायन को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही, दूसरा अपराध रोकने में नाकाम रही। तो यही दो चीज तो तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि आपकी अगर सरकार थी तो अपराध बढ़ कैसे रहे हैं, आपकी अगर सरकार थी तो पलायन बढ़ कैसे रहा है। अब आते हैं इन लोगों ने, इनके स्टार कैंपेनर ने किस तरह की भाषण दिया। देखिए, हमको लगा था कि ये भारत के विकास में, बिहार के विकास में लोगों का कोई रोल देंगे। मतलब आपको विकास में जनता को कुछ रोल देना पड़ता है ना। इन्होंने रोल देने के बदले रील दे दिया, कहा कि रोल आपका कुछ नहीं है, आप तो रील बनाइए। तो अपना बिहारी जो है वो अपना बेटा वापस चाहता है या डेटा वापस चाहता है, सवाल ये है। बिहार में आप जाके देखिए, बिहार के गांवों की स्थिति ऐसी है कि वो युवक विहीन हो गए हैं। आप बिहार के गांवों में जाके देखिए, केवल आपको महिलाएं दिखेंगी, बुजुर्ग दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे। जो भी युवा है या तो वो पंजाब चला गया है, या तो बेंगलोर चला गया है, या तो तमिलनाडु चला गया है, या तिरुपुर चला गया है, या बंबई चला गया है। तो युवक विहीन बिहार में बिहारी को आप कोई रोल देने वाले थे, बिहार के विकास में उनको कोई रोल दीजिए, भारत के विकास में कोई रोल दीजिए। आप रोल नहीं दे रहे थे तो आपने तो रील दे दी। तो बिहारी को तो बेटा अपना वापस चाहिए था, आप उनको डेटा दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ठीक है, 1 मिनट के लिए आप रील बनाने की बात बोल दी, तो रील बनाने का क्रेडिट आपको कैसे है? रील तो बनाने की व्यवस्था फेसबुक ने करवाई है। फेसबुक तो मार्क जुकरबर्ग चलाता है, तो मार्क जुकरबर्ग जिस चीज को चलाता है उसका क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? मार्क जुकरबर्ग आपको रील बनाने का काम लोग फेसबुक पर करते हैं, तो फेसबुक को कोई भाजपा तो नहीं चलाती, जहां तक मेरी जानकारी है। वो तो मार्क जुकरबर्ग चलाता है, तो अगली बार वोट देगा आदमी मार्क जुकरबर्ग को। तो मेरे ख्याल से लोगों का सवाल बिहार में यह है कि फैक्ट्री तो तुम लगाओगे गुजरात में, लेकिन विक्ट्री मांगोगे बिहार में। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। और बहुत ही मुझे दुख हुआ जिस समय भारत के प्रधान जी अपना भाषण देते समय रील पर आ गए, क्योंकि एक बहुत गंभीर चीज बताता हूं बुशरा जी, भारत की संस्कृति में ना शब्द को ब्रह्म कहा गया है। यहाँ पर एक जो लफ्ज हमारे मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं, जो शब्द होते हैं, उसको ब्रह्म कहा गया है। वो ब्रह्म क्यों कहा गया? क्योंकि हर पीढ़ी भारत में पुराने शब्दों में नया और ऊंचा अर्थ डालती थी। इसका एक मैं उदाहरण देता हूं। योग करके एक शब्द है, योग का मतलब सबको पता है, सीधा सीधा उसका सामान्य अर्थ होता है प्लस। 2 + 2 = 4, 2 योग 2 = 4। तो शुरुआत में जिस योग का अर्थ बहुत साधारण सा प्लस मार्क था, वो गीता में आते आते उस योग का अर्थ बन गया आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करना। शब्द वही है, उसका अर्थ उठा दिया गया, उसके अर्थ को ऊंचा किया गया। तो जिस भारतीय संस्कृति में पुराने शब्द को ऊंचा किया जाता है, शब्द के गरिमा को ऊपर उठाया जाता है, वहां के प्रधान जी आके अगर वहां के लोगों को कहते हैं शब्द, वो भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई बिहार के विकास में लोगों को कोई रोल देना था, आप लोगों को रील दे रहे हैं। यहीं पर समझ में आ जाता है कि ये चुनाव मोटा मोटी, मुझे लग रहा है कि भाजपा को भी समझ में आ गया है कि ये चुनाव में अब नैरेटिव उनके हाथ में नहीं रहा, ये नैरेटिव उनके हाथ से चला गया है। किसी तरह से उनका जो लो आईक्यू वाले उनके जो भक्तगण हैं, लो आईक्यू वाले भक्तगण भी अब न छूट के चले जाए, उनको पकड़ने के लिए ये सारा का सारा, जिसको इंग्लिश में सैल्वेज ऑपरेशन कहा जाता है, कि सब कुछ तो निकल गया, भागती भूत भाग गया, कम से कम लंगोट हमको मिल जाए। तो कम से कम लंगोट पकड़ने की ये पूरी की पूरी कवायद लग रही है। ये 2-3 चीजें मैंने बताई, जिस तरह से उन्होंने रैली विपक्ष की रद्द करवाई, अपने आप में बताता है कि नरवसा गए हैं।
और जिस तरह का वो नैरेटिव बहुत ही सामान्य, बहुत मतलब रील बनाने के, अगर भारत के प्रधान जी भाषण दे रहे हैं और उसमें रील की बात कर रहे हैं, वो भी रील जो आप नहीं बनवा रहे हैं, वो फेसबुक बनवा रहा है, दूसरे का क्रेडिट आप ले रहे हो। आप तो कोई अच्छी बात करते, आप तो कहते कि बिहार के 2 करोड़ 2.25 करोड़ लोग जो पलायन कर गए उनको मैं बिहार में रोल दूंगा। आप 2.25 करोड़ पलायन किए हुए लोगों को बिहार में रोल देने के बदले उनको रील बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं पर मुझे लगता है कि इन लोगों के समझ में आ गया कि इनके ज्यादातर वोटर इनका साथ छोड़ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं लो आईक्यू वाले, कहीं वो भी ना भाग जाएं, उनको कम से कम खुश करने के लिए इस तरह के भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल। और यही कल ताज्जुब की बात थी, अफसोस की बात थी, ताज्जुब से ज्यादा अफसोस की बात थी कि प्रधानमंत्री देश का 140 करोड़ से ज्यादा के पॉपुलेशन वाले देश का प्रधानमंत्री वो किस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। दिन में टॉर्च जलवा रहे हैं, रील की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चाय वाले ने डेटा इतना सस्ता कर दिया कि 1 GB डेटा की कीमत जो है वो एक चाय के कप के बराबर हो गई है। तो आप ये देखिए कि वही अपने आप को गरीब का बेटा दिखाना, वही उसी तरह की बातें करना, ये लोग अब 12 साल से सुन सुनकर ओंकारेश्वर जी पक गए हैं। लेकिन हमने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान देखा था गुजराती वर्सेस मराठी और अब बिहारी वर्सेस गुजराती। क्या आपको लग रहा है कि ये चीज यहाँ पर काम करेगी? क्योंकि आज जो तेजस्वी यादव ने कहा कि सारी फैक्ट्रियां सब कुछ तो गुजरात में भेजी जा रही हैं और आप वोट यहाँ पर आकर आप मांग रहे हैं, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, फैक्ट्रियां वहां लगाई जा रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बिहारी वर्सेस गुजराती का जो नैरेटिव है वो क्या यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा? और क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कोई मुद्दा आपको बिहार में लगता है? और अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है अब तक ये चरम पर होता। जो टोन है वो अभी भी सटल है, वो उस तरह से नहीं है जैसे हमने दूसरे चुनाव में देखी। 80-20 की बात, कपड़ों से पहचानने की बात, मंगलसूत्र ले जाएंगे, बेटी को ले जाएंगे, रोटी छीन लेंगे, ये सब अभी नहीं आया है। क्या इसका इंतजार करना चाहिए हमें? आएगा ये भी? देखिए, बिहार की जनता मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से बड़ी दूसरे राज्यों की, कई राज्यों की तुलना में काफी परिपक्व है और उसके अंदर ये सांप्रदायिकता की भावना होती तो पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पार्टी क्यों होती, नंबर 1 हो जाती। वो सब तो दौर था जब आप धारा 370 से लेके राम मंदिर से लेके तमाम जो है वो प्रयोग कर रहे थे। बावजूद इसके बिहार ने ये दिखाया है कि नहीं, उनका जो कैरेक्टर है वो बेसिकली सेकुलर कैरेक्टर है, तो वो इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। दूसरा ये है कि आपने बिहार में ऐसा कोई नेतृत्व भी नहीं दिया। बिहार से आने वाले बीजेपी के नेताओं को आपने खुद ही हाशिए पर रखा है। शाहनवाज हुसैन उस पार्टी में बैठ के कहते हैं कि आरजेडी मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं दे रही है, आप ही ज्वाइन कर लेते आरजेडी, तो हो सकता है आपको चेहरा बना देती। मतलब आपको चेहरा बीजेपी आपकी अपनी पार्टी नहीं बना रही है तो आप दूसरों से पूछ रहे हो कि वो क्यों नहीं दे रही है चेहरा, ये गजब है। अगर चिराग पासवान को उन्होंने रोका था तो आज किसने रोका है? आज वो कह देते कि मेरे तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा ये होगा। वैसे बता दूं कि आरजेडी के वर्किंग प्रेसिडेंट अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। तो ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश होती है ना, उस भ्रम में अब बिहार की जनता नहीं फंसने वाली, बड़ी पढ़ी लिखी जनता है। दिल्ली का मुखर्जी नगर बिहार के छात्रों से चलता है। तमाम जो आईटी कंपनी साउथ की हैं, बैंगलोर से लेके और हैदराबाद और मुंबई और तमाम उन सब बिहारियों से चलते हैं। देश की ढेर सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएं, अगर वो बिहारियों को वहां पर पढ़ना बंद हो जाए, वो जाना बंद कर दें, इंजीनियरिंग खासतौर से और कई सारे, उसमें कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां बिहार के स्टूडेंट आपको नहीं मिलेंगे। आप चंडीगढ़ चले जाइए, चाहे आप पुणे चले जाइए, किसी और में चले जाइए। इतने बड़े पैमाने पे बिहारियों का बिहार से पलायन जब पहले होता था तो आपने कहा कि लालू राज है, अब आपके 20 साल में हो रहा है, तो ये कौन सा राज है? कौन सा सुशासन आपने दिया कि वो उनको बाहर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है? फैक्ट्रियां वहां क्यों नहीं लगा रहे हैं कि लोग बाहर जाके फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं? तो ये जो रिवर्स, ये देश के मामले में भी हुआ है। देश के मामले में भी ये कहा गया था कि यहां तो एजुकेशन का हब बनाया जाएगा हिंदुस्तान को। सच्चाई ये है कि 20 गुना लोग ज्यादा दूसरे देशों में जाने लग गए पढ़ने के लिए।
इस पे। तो जो हम कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उन दोनों में काफी फर्क है। और अगर राज्यवार जी तुलना की जाए, मुझे तो लगता है कि लोग अब इसकी तुलना करने लगे हैं कि भाई दिल्ली को सस्ती बिजली क्यों मिलेगी और बिहार में 125 क्यों मिलेगा, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं मिलेगा, अन्य राज्यों को क्यों नहीं मिलेगा। किसी एक पैमाना होना चाहिए ना कि अगर इतनी फैक्ट्री आई है तो इतनी यहां यहां लगेंगी, इतने यहां यहां काम होंगे, डेवलपमेंट का काम इक्वली होगा, बराबर होगा। स्टार्टअप इंडिया होगा तो इसमें इतना बिहार में जाएगा और बिहार में होगा, सिर्फ बिहार में नहीं सभी राज्यों का बराबरी के आधार पर। तो ये चूंकि बीजेपी एनडीए कर नहीं पाई है इसलिए वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में ये जो पुलों के गिरने की घटनाएं हैं ये बहुत बड़ा सेटबैक है हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं कि 100 से ज्यादा पुल आपके गिर जाएं। अब उन पुलों को बनाने में कितना वक्त लगेगा, कितना और पैसा लगेगा, जो पैसा चला गया वो कहां से वापस रिटर्न आएगा। तो ये मैसिव करप्शन है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, इसके लिए रोकना पड़ेगा। और इसीलिए शुरुआत वहां से होती है कि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों गलत लोगों को गया, किसको गया और उसकी जांच नहीं हुई, उसके बाद से तमाम सीरीज ऑफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जांच नहीं करेंगे कोई भी प्रकार के, किसी भी प्रकार का जो है वो उसको हम नहीं करते। जो मैसिव एयरपोर्ट से लेके पोर्ट से लेके तमाम चीजें आप जहां पर भी दे रहे हैं जी एक उसमें सवाल बिहार जो का मेरा नाम क्यों नहीं आता। जी, एक सवाल जो मेरा है आपसे कि अभी अगर हम ये देखें तो क्या आपको लगता है कि बिहार में कंप्लीटली अगर एनडीए को हम देखें तो नेतृत्व जो है उसकी कमी सीधे तौर पर नजर आती है। आप ये देखें कि जब नीतीश कुमार की बात करते हैं, नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन साफ उन्होंने बता दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वो एक साइड एक्टर की भूमिका में है और ऐसा साइड एक्टर है जिसको रोल भी ना के बराबर दिया गया है। आप उनको देख लीजिए मंचों से वो किस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल की एक मैं वीडियो देख रही थी जहां नाम चिराग पासवान का अनाउंस किया जाता है, लेकिन मोदी जी जो है वो नीतीश कुमार को कहते हैं कि उठिए उठिए आप जाइए, और फिर उसके बाद जो वहां पर मंच को संभाल रहे थे उनको चिराग पासवान की के बाद फिर नीतीश कुमार का अनाउंस करना पड़ता है, नीतीश कुमार वहां पर जाते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम नीतीश कुमार को अहमियत दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार की अहमियत अभी भी कितनी है ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन क्या बिहार की जनता भी इसको उसी तरीके से देख रही है? क्या उनको नीतीश कुमार में वो यकीन आ पाएगा जो स्थिति फिलहाल उनकी है? बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, चिराग पासवान को उस तरह से उस स्टॉल लीडर की तरह देख नहीं रहे हैं और ना ही बीजेपी उनको वैसे प्रोजेक्ट कर रही है। उधर महागठबंधन के पास एक चेहरा है, वो तेजस्वी यादव, वो युवा चेहरा है जिसको लोग एक उम्मीद की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको नहीं लग रहा कि एक तरह से एक एज है यहाँ पर महागठबंधन को? संक्षेप में देखिए महागठबंधन ने स्ट्रेटेजिकली बहुत साफ साफ चाल चली, जो भी कंफ्यूजन था उसको दूर कर दिया कि भाई ठीक है तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा है। एक और दांव चली कि उसमें मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर लिया। मुकेश सहनी के जाने से बहुत बड़ा सेटबैक एनडीए को लगा है, बीजेपी को लगा है। और मुकेश सहनी गए क्यों? मुकेश सहनी तो पहले एनडीए में थे, बीजेपी के साथ रह चुके थे। जब पिछली बार वो जब 4 सीटें जीत के आए तो उनके 3 लोगों को पार्टी ने तोड़ लिया बीजेपी ने। इससे उनको झटका लगा है कि उनके समाज में उनसे जो वादे किए गए थे कि उनकी जो सब कास्ट हैं, उपजातियां हैं, उनको आरक्षण मिलेगा, उनको उसमें लाया जाएगा, तो वो उनको नहीं लाया गया। उनके साथ मुकेश सहनी के साथ जो वादा खिलाफी बीजेपी ने किया, अब उनको ये एहसास हो रहा है कि एनडीए के साथ जो भी जुड़ता है उसको पार्टी चूस के छोड़ देती है। वो चाहे वो पीडीपी हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई और हो, चाहे जिस समय आपने शिवसेना का बहुत अच्छा था, जब एक वक्त आता है तो वो उनके साथ यही सिलसिला होता है। मुकेश सहनी ने इसको भांप लिया, वरना एक समय तो वो स्टार कैंपेनर की तरह कैंपेन कर रहे थे बीजेपी के साथ मिलके। तो एक तेजस्वी यादव को चेहरे के तौर पर स्टैब्लिश करना, और अनडाउटेडली वहां ये भी जो है ये रणनीतिक चाल है और बेहतर है कि आपने डिप्टी सीएम पे कांग्रेस का भी फेस नहीं रखा कि कल को कोई कांग्रेस का डिप्टी सीएम का फेस ना हो जाए। तो वो क्लियर कट है कि पूरे महागठबंधन का एक चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम के तौर पे मुकेश सहनी, जिनकी अपनी गंगा के किनारे वाले बेल्ट में जो मिथिलांचल वाला इलाका है वहां उनकी अपनी
पैठ है, पकड़ है, या उनसे संबंधित जाति के लोग रहते हैं। इससे एनडीए में घबराहट है। एनडीए में नेता बहुत हैं, अब उनके पास चेहरा कौन बनाए, किसको बनाए? कह दें कि सम्राट चौधरी चेहरा है, कह दें कि विजय सिन्हा चेहरा है, या कह दें कि भाई हमारे दिलीप जायसवाल ही चेहरा है, कोई और बना दे, किसी और रविशंकर प्रसाद को कह दे कि चेहरा है, राजीव प्रताप रूडी को। नेताओं की कमी नहीं, आरके सिंह को क्यों नहीं बना रहे चेहरा भाई? आप जब बीजेपी जब ये कहती है कि हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते, तो सीएम फेस डिक्लेयर करने में आप कास्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? फिर आप क्यों देख रहे हैं कि किस पार्टी का किस जो है? आप आरके सिंह जैसे बना दीजिए किसी को, एक एफिशिएंट व्यक्ति जो केंद्र में गृह सचिव रहा हो, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहा हो, बिहार में भी उनका काम ठीक ठाक है, डेवलपमेंट के काम किए उन्होंने। आप उनको चेहरा नहीं बना रहे, और कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा कि आप क्यों नहीं बना रहे हो, करे उन्होंने मुसलमान चेहरा क्यों नहीं दिया? अरे भाई आपके पास मुसलमान चेहरा है, आप उन्हीं को बना दीजिए। तो ये उलझाने की, ताकि आप मेरी तरफ ना देख सकें कि हमारे यहाँ कितना मारधाड़ मची हुई है, बीजेपी जेडीयू में वोटों को लेने की जो है वो होड़ मची हुई है, कि जो महिला वोटरों को, ये ठीक बात है कि जो कई पॉलिसीज नीतीश कुमार ने अख्तियार की, उससे महिलाओं में एक वोट बैंक उनका बना है, लेकिन अब वो महिलाएं भी जानती हैं कि नीतीश बाबू अब कितना, मतलब एक हेल्थ का है, एक एज फैक्टर है, एज से पहले ही उनके हेल्थ फैक्टर का सवाल, और ये हेल्थ फैक्टर का सवाल भी कहां से उठता है? ये पार्टी के भीतर से उठता है। प्रशांत किशोर उनका हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो इन सब चीजों से लग रहा है कि यहां जो है वो चीज नहीं है। और एक बड़ी दिलचस्प और वो चीज है कि इस पूरे चुनाव में बुशरा जी, एक बहुत जो है चर्चित चेहरे दिल्ली के वो नजर नहीं आ रहे हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। और वो क्यों खामोश हैं, क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प वो है, खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है नजर आए, लेकिन फिलहाल तो जाहिर सी बात है कि वो इस चुनाव की बात भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ पर सिद्धार्थ जी आपको शामिल करना चाहूंगी कि, और संक्षेप में वक्त की कमी है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जाहिर सी बात है लोगों के मन में एक डाउट कहीं ना कहीं आ गया है। जो स्थिति है वो इस तरह से, जो अपने धारदार अंदाज में वो जो राजनीतिक अपने भाषण देते हुए वो नजर आते थे, वो सब भी नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उनके वोट बैंक में इस तरह से सेंधमारी की है कि उन्होंने 24 महिलाओं को टिकट दे दिया है। जीविका दीदी की सैलरी उन्होंने कहा है कि 30,000 रुपए कर देंगे, 2,000 रुपए मासिक भत्ता देंगे, जो ऋण है उसको माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी और उसको लेकर काफी घोषणाएं की हैं। तो इसमें दो तरह से हम इसको देख सकते हैं कि एक तो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेंधमारी यहां पर की गई है। जो लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि महागठबंधन पीछे छूट गया है, क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का ऐलान, जिस तरह से जीविका दीदियों की बात की है, जो भीड़ रैलियों में जुट रही है, जिस तरह से हेड ऑन ले रहे हैं तेजस्वी यादव, और ये बताया जा रहा है कि छठ के बाद राहुल गांधी भी मैदान में उतरेंगे, क्या आपको नहीं लग रहा कि एक तरह से जो बीच में एक माहौल जो एक नेगेटिव क्रिएट किया गया था, वो फिर से पूरी तरीके से पॉजिटिव महागठबंधन के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से महागठबंधन के लिए माहौल कहीं पर भी ग्राउंड में बिहार में नेगेटिव गया ही नहीं था। क्योंकि होता यह है कि अमूमन किसी भी समाज में, मुआसरे में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो धूर्त लोग होते हैं, एक मूर्ख लोग होते हैं, और कुछ समझदार लोग होते हैं। तो धूर्त हमेशा संचालक बन जाता है, उसको लगता है कि मूर्ख लोगों को हम संचालित कर लेंगे। और तीसरा जो एक बीच में समझदार समाज होता है, वो हमेशा स्वतंत्र रहता है। तो ये जो सबसे पहले हिंदू मुसलमान ना, ये सिर्फ खाए अगाहे लोग करते हैं, या तो मूर्ख लोग करते हैं। समझदार लोग बिहार में भी नहीं करते, बिहार में तो ज्यादा ही नहीं करते। बिहार में ज्यादा इसीलिए नहीं करते क्योंकि बिहार में आप डेटा देख लीजिए, राष्ट्रीय पार्टियों को केवल और केवल 28% वोट मिलता है। मतलब 10 में से 7 व्यक्ति जब वोट डालने जाता है बिहार में, तो वो राष्ट्रीय दलों को वोट नहीं डालता, वो क्षेत्रीय दलों को वोट डालता है। इसका मतलब बिहार में क्षेत्रीयता बहुत प्रमुख है। और क्षेत्रीयता क्योंकि बहुत प्रमुख है, इसीलिए परसों जब तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया, उससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मुकेश साहनी का नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने का। क्योंकि मुकेश साहनी बिहार के उस श्रेणी से आते हैं, एक बिहार में समाज है जिसके मल्लाह समाज कहा जाता है, केवट समाज कहा जाता है, बींद समाज कहा जाता है। ये सब
कहीं ना कहीं जल से उनका जीविका चलती है, जल के आसपास चलती है, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे नाव चलाना हो। और बिहार में हमें पता है बहुत सारी नदियां बहती है, इतनी नदियां बहती है कि हर साल बिहार में बाढ़ आ जाती है। और ये इस समाज के 50 लाख लोग हैं, और ये ईबीसी समाज है। ईबीसी मतलब अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग वो है जो कि बिहार में 36% वोटर है, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए नीतीश कुमार उनके आइकॉन हैं। वो आइकॉन इसीलिए हैं क्योंकि आज नहीं, 2005 में नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय के नाम पर अति पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण किया था। तो ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये नीतीश कुमार को अपना आइकॉन मानता है। और भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ क्या किया? सबसे पहले तो भाजपा ने अपनी टिकट बांटते समय 100 में से 49 सीटें दे दी सवर्णों को। जो सवर्ण बिहार में 10% भी जनसंख्या में नहीं है, उनको आपने आधा तो दे दिया टिकट। इसका मतलब भाजपा ने यह स्पष्ट बता दिया कि वो ईबीसी के साथ में, मतलब अति पिछड़ा वर्ग के साथ नहीं है। दूसरा जो अति पिछड़ा वर्ग का आइकॉन था, जो कि नीतीश कुमार था, उनके साथ अपमान का व्यवहार किया। सबसे पहले एसआईआर के नाम पर उनका वोट काटने की कोशिश की। सबसे ज्यादा वोट हमें पता है गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों का वोट बिहार में कटा है। इसका मतलब बिहार नीतीश कुमार का वोट बैंक में सेंध लगाई। उसके बाद सीट बंटवारे में ध्यान में रखा कि भले भाजपा को 19% ही वोट आता है बिहार में, जेडीयू बड़ी पार्टी है, लेकिन ध्यान में रखा कि जेडीयू को ज्यादा सीटें नहीं दी, ज्यादा बीजेपी ने जेडीयू का बड़ा भाई नहीं माना। तीसरा ये उन्होंने किया कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया, पूरा का पूरा जेडीयू का कैंपेन अपने हाथ में ले लिया। तो जो ईबीसी क्लास है, जो कि कल तक, आज तक नीतीश कुमार को अपना आइकॉन मानता था, उसको आज ये डर लग गया है कि इस चुनाव में अगर भाजपा को या भाजपा के साथ जो दूसरे दल हैं, लोजपा जैसी पार्टियां, उनको अगर ज्यादा सीटें आ गई तो होगा ये कि बीजेपी सबसे पहले उनके जात को निगल लेगी। वो दिखा रही है, वो जो बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। दूसरा, वो उनके राजनीतिक पार्टी को निगल लेगी, जिसको जेडीयू का समर्थक 20 साल से जेडीयू का समर्थन करता है। और तीसरा, उनका आइकॉन जो नीतीश कुमार है, उनको निपटा देगी। तो अपने आप, अपने कौम को बचाने के लिए, मतलब अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए और अपने लीडर को बचाने के लिए, जो 36% ईबीसी क्लास है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो कहीं पर भी बीजेपी को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करेगा। वो जेडीयू को तो जिता देगा, लेकिन ईबीसी होने के कारण अगर उसके क्षेत्र में जेडीयू का कैंडिडेट नहीं है और बीजेपी या लोजपा का कैंडिडेट है, उसको जिताने का मतलब है वो अपना सुसाइड नोट लिखेगा। इसीलिए वो उसको वोट नहीं डालेगा। वो अपना वोट ट्रांसफर बीजेपी को, जेडीयू का वोटर एनडीए को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करेगा। और यहीं पर तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खोला कि ईबीसी के मुकेश साहनी को, ध्यान में रखिएगा, मुकेश साहनी को आज की तारीख में न तो एक भी लोकसभा में उनका मेंबर है, न राज्यसभा में मेंबर है, न एमएलए उनका एक भी है, न किसी कहीं पर किसी एक शहर में उनका एक मेयर तक नहीं है। लेकिन ईबीसी होने के चलते उनको जब आप उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे रहे हो, तो जो बिहार में ईबीसी क्लास है, जो कि भाजपा के नीतियों से बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ईबीसी क्लास को निगलने वाली है, वो अब वोट नहीं दे रहा था भाजपा को, तो वो जेडीयू को ही वोट दे रहा था। लेकिन जेडीयू तो 101 सीट पर खड़ी है, बाकी 142 सीट पर जो ईबीसी है, जिसके सामने जेडीयू का सिंबल नहीं रहेगा, तीर का सिंबल नहीं रहेगा, उसके सामने या तो कमल रहेगा या तो लोजपा रहेगा। वो लोजपा को जिताने के बदले अब अपने ईबीसी के कैंडिडेट मुकेश साहनी का चेहरा देख के शिफ्ट करेगा। तो वोट ट्रांसफर ऐसा होने वाला है बिहार में कि जेडीयू का वोटर जहां पर जेडीयू का प्रत्याशी है, वहां पर तो अपना वोट ट्रांसफर करेगा जेडीयू को, लेकिन जहां पर जेडीयू का कैंडिडेट नहीं है, उसको वोट देना है एनडीए को, तो अपना वोट एनडीए को नहीं ट्रांसफर करेगा, वो दूसरे पार्टियों को ट्रांसफर करेगा। इसमें सेंधमारी कर दी है तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी ईबीसी के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का नाम देके। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक, ये टैक्टिकल बहुत अच्छा मूव था। बिल्कुल, और ये लग भी रहा है देखकर, और उनकी शर्त भी यही थी मुकेश साहनी की, और शुरू से वो इसी पर अड़े हुए थे, और वो यहाँ पर ऐसा अड़ सकते हैं, एनडीए में तो क्या वो ऐसा अड़ सकते थे, ये भी एक सवाल है। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए और जो तमाम स्ट्रैटेजिक मूव
जो लिए जा रहे हैं, मसलहतन जो कुछ किया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। अब देखना ये इसका फायदा कितने बड़े पैमाने पर मिलता है। ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। अब से हुए वाले तमाम जो अब से पहले जो चुनाव हुए हैं उससे कहीं ज्यादा ये इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल एक तरफा नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतने जा रहा है, लेकिन फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है, कांटे की है, ये जरूर कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।